रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे शरद ऋतु के पार्लियामेंट सेशन में पेश हुए 2 बिलों के बारे में और राजस्थान में राजनीतिक करप्शन के कुछ समाचारों के बारे में और पंजाब में तलवंडी साबो, अनंतपुर साहब और अमृतसर 3 शहरों को पवित्र शहर करार देने के लिए पंजाब सरकार की नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले जो 2 बिल शरद ऋतु के पार्लियामेंट सेशन में पेश हुए, अगर हम उनकी तरफ ध्यान दें तो उनमें एक ऐसा लुभावना जो उसका पक्ष बनाया गया है वो है उनके नाम। ये 2 बिल हैं, एक का नाम है शांति 2025 और दूसरे का नाम है जी राम जी। ना तो शांति बिल में शांति का कोई मुद्दा है और ना ही जी राम जी बिल में कोई राम जी का मुद्दा है। शांति 2025 जो बिल है ये प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भारत में न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करने के लिए रास्ते खोलने के लिए है। और जो जी राम जी है ये जो पहले नरेगा होता था उसका नाम जो है बदल के जी राम जी रखा गया है। जो शांति बिल है ये एब्रीविएशन है सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसमें सस्टेनेबल में से एस ले लिया है, हार्नेसिंग में से एच ले लिया है, एडवांसमेंट में से ए ले लिया है, न्यूक्लियर में से एन ले लिया है और ट्रांसफॉर्मिंग का टी ले लिया है और इंडिया का आई ले लिया है। तो SHANTI ये बन गया शांति। तो इसको कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में रिफॉर्म बिल है, परंतु रिफॉर्म का भी यहाँ मायना जो है वो ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रास्ता खोलना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसमें टेक्निकल या कुछ और तरह के सुधार जो हैं वो पहले नंबर पर है। वो हो सकता है कि उसमें कुछ सुधार भी होंगे, बिकॉज अभी जो है वो काफ़ी टाइम निकल गया है जब भारत में जो 1962 में जो एक्ट बना था जो इसके लिए, जो कि पूरा ही स्टेट कंट्रोल की बात करता था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ये कंप्लीट स्टेट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में काम करने की बात थी। तो तब से लेके अब तक बहुत चेंजेस आ गई हैं, तो इसलिए हो सकता है इसमें कुछ सुधार की भी बात हो, परंतु प्राइमरीली इसका एम है प्राइवेट और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रास्ता खोलना, उनकी इन्वेस्टमेंट इसमें या पार्टिसिपेशन, भागीदारी उसमें उनकी जो है बनानी। तो इससे ये कहा जा रहा है कि भारत की जो ज़रूरत है पावर की, उसको मीट करने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि 2047 तक ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत की बिजली की ज़रूरत 2 गुना हो जाएगी। और दूसरी साइड पर जो इसकी डिपेंडेंस है, जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं पावर के, ऑयल और कोला, जो कोयला है, और ये क्योंकि प्रदूषण क्रिएट करते हैं इसलिए इनके ऊपर डिपेंडेंस को कम करेगा अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में कुछ प्रोजेक्ट्स लगा सकेंगे। तो इसके लिए जो निवेश है उसका रास्ता खोलने के लिए ये बिल पेश किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा अगर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स लगेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी,
क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी होंगे और उसमें जो है इंजीनियर्स और दूसरे जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खुलेंगे और भारत को विकसित करने में होने में मदद मिलेगी। परंतु और उसका ये भी एक साइड दी जा रही है कि इसका जो रेगुलेटर, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होगा, जो जो इसकी सारा देखेगा कि लाइसेंसिंग और फिर जो उसकी कंप्लायंस है रूल्स की, उसके ऊपर निगरानी रखेगा और वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होगा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो देखने वाली बात तो ये है कि कितनी हद तक ये जो रेगुलेटर है ये कंप्लायंस कर सकेगा। लिखने में कुछ बातें जो हैं वो तो अच्छी लगती हैं, सारी देखने में लुभावनी लगती हैं, परंतु जो हम अभी की प्रैक्टिस देख रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर जो रेगुलेटर्स हैं उनकी कंप्लायंस हम देखें तो वो बहुत तसल्लीजनक नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो जो पोल्यूटेड पानी है रिवर्स बोरिंग से वो धरती के नीचे भेज रहे हैं और नदियाँ जो हैं हमारी उनको वो प्रदूषित हो गई हैं और बहुत कुछ जो है वो संभाला नहीं जा रहा, संभल नहीं रहे हैं। तो उसमें हम रेगुलेट अगर इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी जो एक नया फील्ड है और जिसके कुछ और भी जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं, तो उनके ऊपर क्या रेगुलेशन प्रॉपरली हो सकेगा, ये अपने आप में एक चैलेंज रहेगा। तो उसमें जो हम देखें कि क्या रेगुलेट करना है, उसमें जो परमाणु ऊर्जा के लिए जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट की मैनेजमेंट अपने आप में एक मुद्दा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इस तरह की मैनेजमेंट नहीं है, जो इस तरह की वो वेस्टेज नहीं है जैसे पेपर है या कुछ केमिकल्स हैं या कुछ हैं। इसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत ही जो है एक टेक्निकल ढंग से करनी ज़रूरी होती है। और इसी के साथ ये है कि जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये लैंड को भी इफ़ेक्ट करते हैं और एयर को, और जो वातावरण है उसको इफ़ेक्ट करते हैं और पानी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट ना हों, तो इसके लिए भी रेगुलेटर के लिए एक चैलेंज रहेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। और फिर एक तरफ अगर एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट किस्म की बढ़ेगी, परंतु जो लोकल लोगों की जीविका है वो अफेक्ट होगी, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी जीविका के तरीके जो हैं वो अलग होते हैं। उनकी जो है एक तरह से जो उनकी शिक्षण है उनका वो एक अलग तरह का होता है, तो वो कैसे होगा। और फिर जो कम्युनिटी का कंसेंट है, क्योंकि जब लोगों की जीविका इफेक्ट होगी, लोगों का वातावरण इफेक्ट होगा, पर्यावरण में कुछ सस्पिशंस होंगे, तो उनकी तरफ से अगर विरोध होगा तो उसको कैसे कंसेंट जो है कैसे मैनेजमेंट होगा। ये सभी चीज़ें जो हैं एक तरह से चैलेंजेस हैं। चलिए देखेंगे कि ये अपने आप में ये भी कुछ होगा। जब कोई चीज़ को ओपन करना है तो वो देखना ही पड़ता है। और अभी जो दूसरा बिल है वो जिसमें हम कह रहे हैं कि जी राम जी, वो बिल क्या है? वो बिल है विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीवन मिशन ग्रामीण। तो इसमें जो है विकसित भारत का भी ले लिया है और गारंटी का जी ले लिया है और रोजगार एंड आजीविका मिशन इसको राम बना दिया। रोजगार आर, आजीविका ए एंड मिशन एम, तो ये बन गया राम। और ग्रामीण का जी ले लिया तो ये बन गया जी राम जी। असल में ये तो रोजगार
का एक बिल है जो पहले जिसको हम नरेगा से जानते थे। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार, वो भी इसी तरह का एक बिल था। तो जो वो स्कीम थी नरेगा, उसका जो है दोबारा से नामकरण किया गया है और इसको वीबी जी रामजी का नाम दिया गया है। इस बिल में कुछ विशेष चेंजेस तो नहीं है, परंतु कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो एक तरह से उनकी बात का उसका फ़ायदा भी बताया जा सकता है, परंतु उसकी जो अपोजिशन है उसका क्रिटिसिज्म भी कर रही है। जैसा कि ये पहले 100 डेज, साल में 100 दिन के लिए रोज़गार का मसला था। असल में ये स्कीम थी कि जो गाँवों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए ये रोज़गार था कि वो गांव की जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं या कुछ और काम हैं, उन कामों को करने के लिए उनके बदले में रोज़गार दिया जाता है। उसको अभी 125 डेज बना दिया गया है, परंतु अब एक कंडीशन है कि जो फसल के बोने के और काटने के दिन हैं, उन दिनों में ये ऑपरेशनल नहीं होगा, क्योंकि उन दिनों में लेबर की ज़रूरत होती है खेतों में, इसलिए उन दिनों में ये स्कीम जो है काम नहीं करेगी। तो एक एंगल से ये कहा जा रहा है कि इससे जो लेबर है उसके लिए जो दिन है वो कम हो गए और इन दिनों में वो ज़्यादा कुछ वेजेस हासिल कर सकते थे वो। परंतु दूसरी साइड देखें तो क्योंकि खेती के लिए बुआई में और कटाई में लेबर की ज़रूरत होती है, अगर वो दूसरे काम में लगे रहेंगे तो उधर शायद वो नहीं हो पाएंगे। तो एक तो ये इसमें बदलाव है। दूसरा है कि अभी ये फुली सेंट्रली एडेड नहीं रहेगा, इसमें स्टेट और जो सेंटर है वो उनका 60-40 रेशो रहेगा। जो स्टेट है उसका 40% कंट्रीब्यूशन उसका रहेगा और 60% जो है सेंटर का रहेगा। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें जो है 10% स्टेट का और बाकी 90% जो है वो सेंटर का है। परंतु कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो फंड स्टार्व्ड हैं, जैसा कि पंजाब है, तो उसके लिए 40% शायद मैनेज करना जो है एक तरह से अपने आप में चैलेंज रहेगा। तो ये एक बदलाव है जो इस बिल को एक तरह से नेगेटिव इसका इमेज पेश करता है, अनपॉपुलर बनाता है। परंतु इस दो बिलों की डिस्कशन में अगर हम देख रहे हैं कि इनके नामों की तरफ ज़्यादा ध्यान है। इसी तरह से एक खबर जो है वो राजस्थान में कुछ जो MLAs हैं उनकी एक ग्रांट होती है जो डेवलपमेंट कामों के लिए उन्होंने देनी होती है, उनको ऑथराइजेशन होती है। तो उसमें कुछ खबर समाचार ऐसे मिले हैं कि कुछ MLAs जो हैं वो उन्होंने ग्रांट में से कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर मांगा है या लिया है। जैसा कि अगर 15 लाख की ग्रांट है तो उसमें अगर वो बोलें कि 5 लाख हमें दे दो और 10 लाख आप खर्च कर लो, या 3 लाख दे दो, 12 लाख खर्च कर लो, या 2 लाख, जो भी कुछ हो, तो इस तरह के कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके लिए अभी जिन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका संज्ञान लिया है और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और एक खबर जो है वो अच्छी खबर है कि पंजाब में 3 शहरों अमृतसर, अनंतपुर साहिब और जो है तलवंडी साबो, इनको जो पवित्र शहर डिक्लेयर करने का निर्णय लिया गया था वो उसकी नोटिफिकेशन हो गई है। और इसमें जो है नशीले पदार्थ और मीट की बिक्री पर रोक है और उसकी क्लैनलीनेस जो इन शहरों की है उसको ध्यान रखा जाएगा, और जो उसके साथ रिलेटेड हिस्टोरिकल और जो हेरिटेज के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी देखभाल की जाएगी, जो कि एक
अच्छा कदम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।